हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओ ट्रिपल एस सी के OTA ITA फिटर ट्रेड के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सिलेबस के बारे में। तो जिन कैंडिडेट्स ने अपना ये एग्जाम ITA ट्रेड से फिल किया है उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बेस्ट सिलेबस की जानकारी दूंगा। और ये सिलेबस हमने अच्छे से एनालिसिस करके प्रिपेयर किया है। OSSC के द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन OTO के रिगार्डिंग, उसी के आधार पर इस सिलेबस को प्रिपेयर किया गया है। इस सिलेबस में सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया हुआ है, तो आपको अलग से सर्च कर कर टॉपिक्स को स्टडी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप एक बार इस सिलेबस को अच्छे से स्टडी कर लीजिए, इसका एनालिसिस कर लीजिए। उसके बाद आपको खुद ये फील हो जाएगा कि ये सिलेबस एग्जाम के रिगार्डिंग 100% फिट है और ये एक प्रकार से ऑथेंटिक सिलेबस है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्यूचर ट्रेड के टेक्निकल सिलेबस के बारे में। तो फ्यूचर ट्रेड से जो आपका टेक्निकल सिलेबस रहेगा उसमें सबसे पहले रहेगा आपका सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस। उसके बाद आपका रहेगा मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स। उसके बाद है मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स। उसके बाद है प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, कॉमन हैंड टूल्स हैं। अब उसके बाद है मेटल्स। देखिए मेटल्स का जो आपका सिलेबस रहेगा एग्जाम में वो जनरली ITA प्लस डिप्लोमा लेवल दोनों ही लेवल का रहेगा, क्योंकि मेटल से जो क्वेश्चन आते हैं वो डिप्लोमा लेवल तक के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप अपना जो मेटल का जो आपका चैप्टर है उसको अच्छे से ITA और डिप्लोमा लेवल दोनों लेवल पर आप स्टडी करके चलिए। उसके बाद है हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट भी आपका IT प्लस डिप्लोमा लेवल का ही एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने कई एग्जाम ऐसे देखे हैं जिसमें हीट ट्रीटमेंट, मेटल्स, इनसे क्या होता है कि डिप्लोमा लेवल तक के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और उस टाइम कैंडिडेट क्या होता है कि ITI बेस पर ही अपनी प्रिपरेशन कर रहा होता है। तो जब क्वेश्चन थोड़े अपर लेवल के आते हैं तो थोड़ा उनको समझने में उसको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो इसीलिए आप अपना थोड़ा सा लेवल को हाई करके चलिए, जिससे आप थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन को भी एक्सेस कर सको। उसके बाद है वेल्डिंग। वेल्डिंग भी आपका ITI प्लस डिप्लोमा लेवल का ही एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए डिप्लोमा लेवल पर प्लस ITI लेवल पर, दोनों ही लेवल पर इन चैप्टर को आप प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद आपका फाउंड्री या पैटर्न मेकिंग, ये आपको डिप्लोमा लेवल पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ITI के फिटर ट्रेड में आप सभी जानते हैं कि फाउंड्री और पैटर्न मेकिंग का कोई भी चैप्टर नहीं है। तो फाउंड्री और पैटर्न मेकिंग का जो चैप्टर है वो आपको डिप्लोमा लेवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको मिलेगा। तो वहाँ से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आगे भी इन बुक्स के बारे में आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कौन सी बुक्स इसके लिए स्टडी कर सकते हैं जो आपके लिए बेस्ट रहेगी और ईजी भी रहेगी। तो अगला है आपका सोल्डिंग एंड ब्रेजिंग। उसके बाद है आपका सीट मेटल वर्क। उसके बाद है आपका रिवेटिंग। उसके बाद है आपका फोर्जिंग। उसके बाद है आपका लैथ मशीन। देखिए लैथ मशीन से क्या करेगा, लैथ मशीन से आपको उसके पार्ट्स स्टडी करने हैं। ठीक है, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, ठीक है, एप्रॉन, ठीक है, ये सारे के सारे जितने पार्ट्स होते हैं वे आपको स्टडी करने हैं। एक्सेसरीज आपको स्टडी करनी है। ठीक है, जितनी भी लैथ मशीन की एक्सेसरीज हैं, टूल्स कौन कौन से भी आपको स्टडी करने हैं। उसके बाद है उसके ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में आप सभी जानते हैं टर्निंग, नर्लिंग, ड्रिलिंग, ठीक है, ठीक है, ये सारे के सारे ऑपरेशंस आपको स्टडी करके चलने हैं। उसके बाद है स्क्रू थ्रेड्स। ठीक है, स्क्रू थ्रेड्स के बारे में आपको जैसे वी थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, जितनी भी थ्रेड्स आपके उन सभी के एंगल्स आपको और उन सभी के बारे में अच्छे से स्टडी करके चलना है। उसके बाद है ड्रिलिंग एंड ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, ड्रिल के टाइप कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के ड्रिल होते हैं, ठीक है, ड्रिल मशीन के टाइप कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उन सबको आपको स्टडी करके चलना है। उसके बाद है सरफेस फिनिशिंग। देखिए सरफेस फिनिशिंग में आपका रहेगा लैपिंग, होनिंग, जनरली ये रहता है, आप सभी जानते हैं लैपिंग होती है, होनिंग होती है। उसके बाद एक आता है सुपर फिनिशिंग एंड बफिंग। सुपर फिनिशिंग और बफिंग से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो आप इनको भी अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद है इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंजेबिलिटी में आपका लिमिट रहेगा, फिटिंग रहेगा, टॉलरेंस रहेगा। उसके बाद है फास्टनर्स। ठीक है, फास्टनर्स जितने भी फास्टनर्स हैं आपको सारे नट बोल्ट, इसके अलावा जो भी आपका कीज हो गया, ठीक है, और अदर जो भी फास्टनर्स है उसके बारे में आपको अच्छे से स्टडी करके चलना है। गेजेस हो गया आपका, पाइप एंड पाइप फिटिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद है लुब्रिकेंट एंड कूलिंग। ठीक है, ये भी आपको स्टडी करना है। उसके बाद है बियरिंग हो गया, बियरिंग के टाइप्स हो गए। उसके बाद है प्रोटेक्टिव कोटिंग। ठीक है, उसका जैसे प्रोटेक्टिव कोटिंग आपको स्टडी करना है। उसके बाद है आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है, तो इनका आपको बेसिक स्टडी करना है, प्रोटेक्टिव कोटिंग और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का। ठीक है, आपको इतना हाई या एक्सट्रीम लेवल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो आप इनको बेसिक स्टडी कर लीजिए। तो ये था आपका फिटर का टेक्निकल सिलेबस। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। ये सिलेबस आपके लिए एक बेस्ट सिलेबस है और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और 100% इसी सिलेबस के आधार पर आपको क्वेश्चन देखने को एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे अभी आप फिटर ट्रेड से अगर यार आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसके लिए जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, इससे पहले आपने कई एग्ज़ाम दिए होंगे, तो उसमें आपको अपर वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो उस टाइम आपको थोड़ा सा इरिटेशन, एक प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको उससे पहले एग्जाम में जाने से पहले दो बुक्स को स्टडी करना चाहिए, जो डिप्लोमा में सभी लोग स्टडी करते हैं, जो जिन्होंने डिप्लोमा किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से।
इसमें पहली बुक है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, ये आपकी डिप्लोमा लेवल की है, आपको हिंदी में भी अवेलेबल हो जाएगी और इंग्लिश में भी अवेलेबल हो जाएगी। तो जब आप इसको स्टडी करोगे तो जो आपका फिटर का सिलेबस है, जैसे वेल्डिंग हो गया, फाउंड्री पैटर्न मेकिंग हो गया, ठीक है, तो ये सारा का सारा इसमें अच्छे से कवर्ड हो जाएगा। उसके बाद है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ये भी आपकी, ये इसको भी आपको डिप्लोमा लेवल पर स्टडी करना है, ये भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। तो इसमें आपका जैसे मशीन हो गया, ड्रिलिंग मशीन, ठीक है, ड्रिलिंग मशीन हो गया, ठीक है, लैथ मशीन हो गया, और आपका मिलिंग सेपर स्लोटर प्लेनर, ठीक है, कुछ आपका जैसे पाउडर मेटोलॉजी हो गया, इसके रिगार्डिंग और बहुत सारे चैप्टर्स आपको अच्छे अच्छे चैप्टर्स के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है, पेंट हो गया, बहुत सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इसको स्टडी कर सकते हो। तो ये भी आपका क्या करेगी, तो ये भी आपका तो ये भी आपका क्या करेगी, इससे भी क्या होगा कि आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी, और दूसरा आपको जो क्वेश्चन को समझने की जो एक्सेस है वो भी आपकी अप्रोच बढ़ जाएगी, और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो एक एडिशनल है, आप इनको चाहो तो स्टडी कर सकते हो, अगर नहीं चाहो तो वो आपके डिज़ायर पर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं तो ये कहूँगा कि आप इनको भी अच्छे से स्टडी करके चल लीजिए, तो आपका लेवल क्या है और अच्छा बढ़ जाएगा, एग्जाम में जाने से पहले आप और कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो चलिए, ये तो था टेक्निकल सिलेबस। अब बात कर लेते हैं नॉन टेक्निकल सिलेबस के बारे में। तो आपका जो नॉन टेक्निकल सिलेबस है, नॉन टेक्निकल सिलेबस में आपके 5 सब्जेक्ट हैं। कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर के बारे में बात कर लेते हैं। कंप्यूटर से आपका रहेगा कंप्यूटर डेवलपमेंट, कंप्यूटर फंडामेंटल, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज, जितनी भी आपकी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, जॉयस्टिक, प्रिंटर, स्कैनर, वेब कैमरा एक्सेट्रा, वो आपको स्टडी करनी है। प्रोसेसिंग डिवाइस में आपका केवल सीपीयू होता है, उसके पार्ट्स, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल, उसके बारे में स्टडी करना है। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के टाइप्स कितने होते हैं उसके बारे में स्टडी करना है। एमएस ऑफिस हो गया, एमएस ऑफिस से आपका एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल रहेगा। इंटरनेट है, कंप्यूटर वायरस है, वायरस के टाइप है उसके बारे में स्टडी करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से होते हैं उनके बारे में आपको स्टडी करना है। मेमोरी में आपका प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, मेमोरी यूनिट्स के बारे में स्टडी करना है। प्राइमरी मेमोरी में आपका रैम एंड रोम, सेकेंडरी मेमोरी जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, के बारे में स्टडी करना है। मेमोरी यूनिट्स में जैसे आपका एक एम बी में कितने KB होते हैं, एक GB में कितने MB होते हैं, इनके बारे में आपको स्टडी करके चलना है। उसके बाद है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो, इसके फंक्शन आपको स्टडी करना है। उसके बाद डाटा कम्युनिकेशन, उसके बाद आपका शॉर्टकट कीज। अब बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश से आपका आर्टिकल रहेगा, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, टेंस, मॉडल्स में आपको कैन, कुड, मे, माइट, एक्सेट्रा, के बारे में स्टडी करना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप अच्छी स्टडी कर लीजिए। सेंटेंस में सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो कौन सी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब यूज होती है उसके बारे में आपको स्टडी करके चलना है। टेंस के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब सेंटेंस में यूज हो रही है, तो उस टेंस में कौन सी वर्ब यूज हो रही है उसके बारे में आपको स्टडी करके चलना है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये एक्टिव पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे टॉपिक्स है जो अप्रोक्सीमेटली सभी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको जनरली चेंज करके देख लीजिए अच्छे। जैसे जनरली हम टेंस भी चेंज करते हैं, जैसे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसके अलावा आपको इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑपरेटिव, दियर और इट मॉडल्स, इनकी भी आपको एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करके देखने, क्योंकि एग्जाम के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे टेंस हो गया, टेंस में जनरली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट को स्टडी कर लेते हैं, जो भी हमारे जनरल स्टडी करते हैं जनरली। इसके अलावा आपको इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑपरेटिव, अदर सेंटेंस जो भी है उनको भी स्टडी करके चलना है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आपका इडियम एंड फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स है, रीडिंग सेंटेंस एंड पैराग्राफ, उसके बाद स्पेलिंग टेस्ट। ये था इंग्लिश का। बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स से आपका रहेगा नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज एंड रेशो, SI एंड CI, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, LCM एंड HCF, ट्रिग्नोमेट्री, फॉर्मूला एंड रेशो, अलजेब्रिक फॉर्मूला एंड फैक्टर, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, मेंसुरेशन एंड। देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें एक चीज़ उन्होंने बहुत अलग से ऐड की हुई है, और ये दिया हुआ है उन्होंने नोटिफिकेशन में कि आपका जो क्वेश्चन आएंगे वो डाटा इंटरप्रिटेशन से रहेंगे, जिसमें आपका चार्ट रहेगा, ग्राफ रहेगा, टेबल रहेगा, और एक आपका डाटा सफिशिएंसी। तो इससे भी आपके क्वेश्चन आएंगे। ये जनरली आपका जो नोटिफिकेशन में दिया गया है वो 10th स्टैंडर्ड लेवल तक के ही क्वेश्चन इसके आधार पर पूछे जाएंगे। तो आप ये नहीं कि आप बहुत ही एक्सट्रीम लेवल या हार्ड लेवल के क्वेश्चन प्रिपेयर करने शुरू कर दो। आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही सिलेबस को बैलेंस करके चलना है, क्योंकि आपके लिए टेक्निकल भी इंपॉर्टेंट है और नॉन टेक्निकल भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए टेक्निकल तो मोस्टली कैंडिडेट प्रिपेयर करते ही है और अपना उसमें एफर्ट्स देते हैं 100%। तो ऐसी कंडीशन में जब सब टेक्निकल प्रिपेयर कर लेते हैं तो उस टाइम सिलेक्शन के लिए नॉन टेक्निकल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, जिससे आप एग्जाम में अच्छा अपना परफॉर्म कर सको, ठीक है। तो आपको इनका बेसिक लेवल स्टडी करना है। बेसिक से आप मॉडरेट या थोड़ा बहुत हार्ड लेवल स्टडी कर सकते हैं, लेकिन मॉडरेट लेवल तक काफ़ी अच्छा रहेगा आप स्टडी करो। डाटा इंटरप्रिटेशन आपका तभी होगा जब आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। विदाउट प्रैक्टिस आप वहाँ पर आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। तो रेगुलर इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, तभी डाटा इंटरप्रिटेशन का आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। इतना हार्ड नहीं है, काफ़ी ईजी है, अगर आप अच्छे से करोगे तो इजीली हो जाएगा। उसके बाद है रीजनिंग को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक वर्बल पार्ट, एक नॉन वर्बल पार्ट। तो वर्बल पार्ट से आप करेगा कोडिंग एंड डिकोडिंग, एनालॉजी टेस्ट, क्लासिफिकेशन है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स टेस्ट है,
सीरीज में आपका अल्फान्यूमेरिक है, सिटिंग अरेंजमेंट है, ऑर्डर रैंकिंग है, डायरेक्शन टेस्ट है, ब्लड रिलेशनशिप है, सिलोजिज्म है, वेन डायग्राम है, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन है, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है। तो इन चैप्टर को आप देख लीजिए, इनको अच्छे से स्टडी कर लीजिए, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे और एग्जाम में इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नॉन वर्बल पार्ट में क्या रहेगा, नॉन वर्बल पार्ट में आपका सीरीज रहेगा, एनालॉजी रहेगा, क्लासिफिकेशन रहेगा, मिरर एंड वाटर इमेज रहेगी और आपका कॉम्प्लीशन ऑफ फिगर रहेगा। तो ये था आपका रीजनिंग का सिलेबस। अब बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस को हमने जनरली पांच पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट से आपका करंट अफेयर्स, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, उसके बाद आपका अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो जनरल अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर्स से आप, क्योंकि देखिए अभी सभी एग्जाम में क्या हो रहा है कि जो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं वो करंट अफेयर्स से आ रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, तो क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो आपको मैं जो करंट अफेयर्स प्रिपेयर करनी है वो अप टू लास्ट 6 मंथ, यानी कि पिछले 6 महीने तक के आप करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आप 6 मंथ की नहीं करना चाहते तो कम से कम 3 मंथ के आप प्रिपेयर कर लीजिए, जो आपके लिए एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल और बेनिफिशियल रहेगी। तो अगर आप 6 मंथ की कर सकते तो और अच्छी बात है, वरना 3 मंथ की आप स्टडी करके चलिए। तो ये तो था करंट अफेयर्स के बारे में। बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री से आपका हड़प्पा एंड सिंधु सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता रहेगी चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद आपका रिलीजियस मूवमेंट, रिलीजियस मूवमेंट से आपका बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है। उसके बाद है मौर्य पीरियड, गुप्त पीरियड, सल्तनत पीरियड, दिल्ली सल्तनत। उसके बाद है मुगल पीरियड, ब्रिटिश पीरियड में आपका गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय। ठीक है, इनके क्या वर्क, इनके टाइम में क्या एक्ट है, उसके बारे में स्टडी करना है। कौन कौन से गवर्नर जनरल और वाइसरॉय बने थे, ये भी आपको उनके नाम याद रखने हैं। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है आपका द गांधी राय। ठीक है, ये था आपका हिस्ट्री का सिलेबस। उसके बाद बात करते हैं जियोग्राफी की। जियोग्राफी में आपका प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स हैं, एटमॉस्फेयर, विंड एंड क्लाउड्स है, इजलैंड है, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज है, एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स हैं, मेजर इंडस्ट्रीज है, फॉरेस्ट एंड डिजर्ट है, पावर रिसोर्स ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्ट, रिवर एंड रोड है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स हैं, मैपलाइंस हैं, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं। उसके बाद है पॉलिटी में आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो बेसिकली आपका कॉन्स्टिट्यूशन से ही रहेंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए। उसमें क्या रहेगा, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन से आपको रहेगा इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, शेड्यूल्स हो गया। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा कि जैसे हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स से कहाँ से ली गई है। ठीक है, तो अलग अलग जो सोर्सेज है वो कहाँ से ली गई उसके बारे में स्टडी करना है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी होती है, कौन कौन सी होती है उनके बारे में स्टडी करना है। फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं उनके बारे में आपको स्टडी करके चलना है। स्पेशल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट, जो आपको अमेंडमेंट स्टडी करने हैं वो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ही स्टडी करने में। तो बहुत सारे अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन जो हमारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है उनके बारे में स्टडी करना है, और उसमें कौन कौन से अमेंडमेंट हुए थे, जो भी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आपको स्टडी करना है। उसके बाद द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द सुप्रीम कोर्ट। तो प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द सुप्रीम कोर्ट के आपको वर्क एंड पावर के बारे में स्टडी करना है। उसके बाद द पार्लियामेंट्री टर्म्स हैं, इसके बाद इंपॉर्टेंट कमीशंस। बात करते हैं आगे इकोनॉमी आपका इन्फ्लेशन डिफ्लेशन रहेगा, जीडीपी है, टैक्स सिस्टम, टैक्स के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, जीएसटी है, इकोनॉमीज कमेटीज एंड कमीशन है, बजट है, इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल टर्म्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। तो ये तो था आपका इसके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी से सिलेबस। देखिए जो भी आपको सिलेबस स्टडी करना है वो आपको बेसिक से थोड़ा अपर लेवल का स्टडी करना है। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली स्टडी करने लग जाओ कि आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने ले जा रहे हो या फिर आप कोई और बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करो। तो आप इस हिसाब से प्रिपेयर करके चलिए कि आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पे अच्छी कमांड रहे। ठीक है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए सिलेबस के रिगार्डिंग और उन क्वेश्चनों के रिगार्डिंग जो आप स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं। देखिए जो हमारा जनरल अवेयरनेस का सिलेबस होता है, देखिए जनरल अवेयरनेस का सिलेबस वैसे काफ़ी वास्ट सिलेबस है, लेकिन फिर भी जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हमें अच्छे से कवर करके चलना है। इन टॉपिक्स के अलावा भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे जनरल अवेयरनेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपका अभी हम डिस्कस करेंगे जैसे अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसमें आपका क्या रहता है, जैसे इंपॉर्टेंट डेट एंड पैलेस हो गया, बुक्स एंड अथर्स हो गया, स्पोर्ट्स एंड गेम्स हैं, कमेटीज एंड कमीशन है, इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं, रिफॉर्म एक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी, जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनके बारे में आपको स्टडी करना है। उसके बाद है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स, जो भी हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, ठीक है, रेड क्रॉस हो गया, तो इनका इस्टेब्लिशमेंट कब हुई और इनके जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है, तो उनके बारे में आपको स्टडी करना है। तो ये तो था आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको डिस्कस किया आपके साथ फीटर का टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सिलेबस, जिन्होंने और एसएससी यानी कि उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर का फॉर्म फिल किया फीटर ट्रेड से, तो उनके लिए ये सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो इसे अच्छे से स्टडी कर लीजिए, रीड कर लीजिए। ठीक है, इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये सिलेबस आपके एग्जाम के रिगार्डिंग 100% फिट है, आप इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप अपने एग्ज़ाम में सफल हो जाओगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।